सुबह का समय था। रामनगर के एक मिडिल क्लास घर की रसोई में दो जुड़वा बहनें मीरा और मीता चाय बनाते हुए धीरे धीरे बातें कर रही थी। दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन मीरा के बाल लंबे थे और मीता के छोटे। अरे मीता, तूने देखा कल रात को पापा जी कितनी देर तक फोन पर बात कर रहे थे? हाँ दीदी, और वो भी छत पर जाकर। क्या हुआ होगा? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? बस भी करो तुम दोनों, सुबह सुबह क्या गप्पे मार रही हो? चाय में चीनी भी ठीक से नहीं डाली। अब बहुत हो गया। माफ करना मम्मी जी, अभी और चीनी डाल देती हूँ। हमेशा यही हाल रहता है, दिन भर बस बकबक बकबक करती रहती हो। घर का कोई काम ढंग से नहीं होता, हद है। सुधा देवी चाय लेकर बाहर चली जाती है। मीरा और मीता एक दूसरे को देखकर उदास हो जाती हैं। रसोई में अब एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दीदी, माँ जी को लगता है हम सिर्फ गप्पे मारती हैं, लेकिन हम तो सबकी भलाई की सोचती है ना। कोई बात नहीं मीता, चलो कोई नहीं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। आज पापा जी से पूछना पड़ेगा कि क्या बात है। दोपहर के समय रसोई में दोनों बहनें खाना बना रही थी। राहुल और रोहित ऑफिस गए हुए थे। घर में सिर्फ राजेश जी और सुधा देवी थी। दीदी, मुझे लगता है पापा जी कोई बड़ी समस्या में है। कल मैंने देखा था वो कुछ कागजात छुपा रहे थे। हाँ यार, और छत पर जो फोन पर बात हो रही थी, बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। दीदी, क्यों ना हम रसोई की पुरानी अलमारी साफ करें? कई दिनों से सोच रही थी। हाँ चल, अच्छा आइडिया है, दोनों गप्पे भी लड़ाएंगे। दोनों बहनें रसोई की पुरानी अलमारी खोलकर साफ करने लगती हैं। अचानक उन्हें कुछ पुराने कागजात मिल जाते हैं। अरे दीदी, ये देखो, ये तो घर के पुराने कागजात हैं। बहुत पुराने लग रहे हैं। हे भगवान, इसमें लिखा है ये घर दादाजी के नाम था। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। दीदी, ये कागजात बहुत जरूरी लगते हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। शाम को राहुल और रोहित ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं। पूरा परिवार बैठक में जमा होता है। राजेश जी के चेहरे पर गहरी समस्या छाई थी। सुनो सब, घर में एक बड़ी समस्या आ गई है। आज मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली है। क्या बात है जी, आज तो आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। रोज तो आप खिले खिले घर आते हैं। आज आपका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंभीर बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। बताइए ना क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है आपकी ये खामोशी देखकर। मेरे साले साहब ने घर की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी कागजात बनवाए हैं। आज बैंक से फोन आया था। यह क्या हो रहा है पापा? मामा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। हमारे घर पर उनका कोई हक नहीं है। ये सुनकर सभी की सांसें फूलने लगती है। मीरा और मीता एक दूसरे को देखती हैं और समझ जाती हैं कि ये वही समस्या है। पापा जी, हमने आज रसोई की पुरानी अलमारी साफ करते वक्त कुछ जरूरी कागजात देखे थे। अब तुम भी बीच में टांग अड़ाओगी? बस भी करो, तुम्हारे गप्पों से परेशान हो गई हूँ। नहीं मम्मी जी, प्लीज सुनिए तो सही। उन कागजात में साफ लिखा था ये घर दादाजी के नाम है। मीरा, तुम भी इन फालतू की बातों में पड़ गई हो। यह सब बकवास है। हाँ भाई, ये गप्पे मारना बंद करो। 24 घंटे बस डेटा ट्रांसफर करते रहते हो। दिन भर घर में बैठकर सबकी चुगली करती रहती हो। अब क्या करें इन दोनों का हम? दोनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दुखी होकर रसोई की तरफ जाने लगती हैं। अब हम माँ जी को कैसे समझाएं? हम कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, हम सिर्फ अपने परिवार की भलाई चाहते हैं। अगर आपको लगता है हम गप्पे मारते हैं तो ठीक है, लेकिन वो कागजात देख तो लीजिए। रुको बेटियों, जो कागजात तुमने देखे हैं वो लेकर आओ, देखते हैं क्या है उसमें। मीरा रसोई से कागजात लेकर आती है। राजेश जी उन्हें ध्यान से देखते हैं और उनकी आंखें चमक उठती है। अरे बाप रे बाप, ये तो असली कागजात है। इनमें साफ लिखा है कि घर मेरे बाप के नाम है। ये क्या, मेरी बहुओं ने सच कहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वकील साहब आते हैं, जिन्हें राजेश जी ने बुलाया था। जी हाँ साहब, लेकिन अब मेरी बहुओं को घर के असली कागजात मिल गए हैं। वाह, यह तो बिल्कुल असली और मूल कागजात है। इनसे साफ पता चलता है कि आपकी संपत्ति सिर्फ आपकी है। वकील साहब, अब क्या होगा? क्या हमारा घर सुरक्षित है? बिल्कुल, इन कागजातों के आधार पर कोई भी आपका घर नहीं छीन सकता। आपकी बहुओं ने परिवार को बचा लिया। ये सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
सुधा देवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। हे भगवान, मैंने अपनी बहुओं के साथ कितना गलत किया, माफ करना बेटियों। मीरा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मीता, तुम्हारी सारी बातें सच थी, हमने तुम्हें गप्पी समझा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया जी, हमें पता था एक न एक दिन सच सामने आएगा। हम तो बस अपने घर और परिवार की रक्षा करना चाहती थी, घर की इज्जत बचाना चाहती थी। राजेश जी भावुक हो जाते हैं और दोनों बहुओं को आशीर्वाद देते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मेरी समझदार बेटियों, तुमने हमारे घर और इज्जत दोनों को बचाया है। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे आपकी बहुएं बहुत बुद्धिमान है, सही समय पर सही कागजात मिल गए। अब मैं कभी इन्हें गप्पेड़ी नहीं कहूंगी, ये तो घर की सच्ची रक्षक है। कुछ दिनों के बाद रसोई में अब तीनों ही साथ में बैठकर गप्पे मार रही थी। अरे सुनो, कल पड़ोसी आंटी ने क्या कहा था। कहने लगी कि तुम्हारी बहुएं बहुत समझदार हैं। सच में माँ जी, उन्होंने ऐसा कहा था? और क्या कहा था उन्होंने? हमें पूरी बात सुननी है। कहने लगी कि मैं भी अब उनकी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। भगवान का शुक्र है। तीनों हंसती हैं। तभी राजेश जी रसोई में आते हैं और उन्हें यूं प्यार से बातें करते देखकर बहुत खुश होते हैं। पापा जी, आज हमने माँ जी को अपने गप्पे मारने की टीम में शामिल कर रखा है। अब हम तीनों मिलकर पूरे मोहल्ले की समस्या का हल निकालेंगे। कमाल है ना? अब तो हमारा घर गप समाधान केंद्र बन गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ गप्पों के साथ साथ स्वादिष्ट चाय भी मुफ्त मिलती है। अब मैं भी घर की रक्षक हूँ। हम तीनों मिलकर सबकी मदद करेंगे। इस तरह रसोई की गप्पों ने न केवल परिवार को बड़े संकट से बचाया, बल्कि रिश्तों को मजबूत किया। मीरा, मीता और सुधा की तिगड़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। सभी लोग अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन लेने के लिए उनके पास आते। गप्पों का जादू पूरे परिवार में खुशियां फैला देता है और एकता से पूरे परिवार को जोड़े रखने में कामयाब होता है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी किसी को ऐसे ही गप्पे मारने की आदत है? और वो गप्पे मारने की आदत आपके लिए मुसीबत लेकर आती है या फिर खुशियाँ? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी ही अनोखी और चटपटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही अनोखी और अद्भुत कहानियों के साथ। बरखा का जन्म बारिश के मौसम में हुआ था, इसीलिए उसे बारिश से बड़ा प्यार था। वो हर साल सावन के महीने का इंतजार करती और किसी मोरनी की तरह नाचती। इस बार ये सावन का महीना उसकी किस्मत ही बदलने वाला था, क्योंकि वो जब नींद में सोई हुई थी, तभी उसकी माँ विभा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे उठ जा बरखा, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? जल्दी उठ और रेडी हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अरे माँ, देखने ही तो आ रहे हैं ना, मुझे सोने दो, मैं सोती रहूंगी और वो मुझे देख कर चले जाएंगे। अगर पसंद आ गई तो मुझे जगाकर बता देना और बात भी आगे बढ़ा लेना। उठ जा मेरी माँ, या तेरे ऊपर पानी डालूं तब जगेगी। बरखा अपनी माँ की बात सुनकर डर जाती है और उठकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद में आलोक नाम का एक बुजुर्ग अपनी पत्नी शीतल और बेटे विपिन के साथ बरखा को देखने आता है और सबको वो बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी होती है। वैसे तो बरखा अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, लेकिन बरखा की एक गंदी आदत थी जिससे उसके ससुराल वाले अनजान थे। और वो क्या थी, ये आगे जानते हैं। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में थी कि तभी उसकी सास उसे टोकती है। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? बहू, तूने मेरे घर को कितने अच्छे से संभाला है। बहू, मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी पानी पीते नहीं देखा। आप भी क्या फालतू की बातें करने बैठ गई? आप चलिए, मैं चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश का मौसम है, आराम से बैठकर खाना। तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। जा जा, जल्दी लेकर आ। इतना कहकर शीतल हॉल में जाकर बैठ जाती है और बरखा एक कप चाय और पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल हैरान होकर सवाल करती है। तेरी चाय कहाँ है बहू? तू बस एक ही कप चाय लाई है, तू नहीं पिएगी क्या चाय? वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए हैं, मैं उतार कर लाती हूँ, बारिश का मौसम है। इतना कहकर बरखा छत पर कपड़े लेने के बहाने से चली जाती है और अचानक तेज बारिश होती है। तभी शीतल का पति आलोक भी
अपने कमरे से अपनी नींद को पूरा करके उबासी लेते हुए आता है और दोनों चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी शीतल अचानक सोच में पड़ जाती है। कहीं बहू बारिश में फिसलकर गिर तो नहीं गई ना? अभी तक आई नहीं। ऐसा करती हूँ, एक बार जाकर देख लेती हूँ। हाँ सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। शीतल ने ये बोला था, जिसके बाद शीतल और आलोक दोनों छत पर जाकर अपनी बहू को देखते हैं तो बरखा बड़ा सा मुंह फाड़े आसमान की तरफ मुंह खोलकर बारिश का पानी पी रही थी और खुद से बोल रही थी, वाह, मजा आ गया। बारिश का पानी पीने का तो मजा ही कुछ और है। बोले तो नेचुरल ड्रिंक। अब जल्दी से 2-4 बर्तन भर लेती हूँ। 10-12 दिन तो पानी चल ही जाएगा। क्या तू बारिश का पानी पीती है? ये क्या सुन रही हो बहू मैं? तुझे बारिश का पानी गंदा नहीं लगता है क्या? अरे माँ जी, आप कब आई? और ससुर जी आप? ये सब छोड़ बहू, अपनी सास की बातों का जवाब दे पहले। हाँ, ये सच है माँ जी कि मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है। जब तक मैं बारिश का पानी ना पीऊँ ना तो मेरी प्यास ही खत्म नहीं होती, इसलिए मैंने पानी भर कर रखा हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हम सबको भी ये बारिश का पानी तो नहीं पिला रही ना? देख, अगर ऐसा है तो बता दे, मैं बाजार से पानी लेकर पी लिया करूँगा। अरे तू अपनी सास को पिला ये पानी, मैं नहीं पीता। नहीं ससुर जी, ये सब मेरे लिए है। मैं बारिश के पानी की ही चाय बनाती हूँ और इसी का इस्तेमाल भी करती हूँ। मेरी समझदार बारिश का पानी पीने वाली बहू, जरा ये तो बता, जब बारिश नहीं आती तो तू क्या करती है? और अगर तेरा जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो गया तो? माँ जी, हमारे शहर में तो बारिश होती रहती है, इसलिए ज्यादातर पानी कम नहीं पड़ता, और अगर पड़ गया तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी मैं शावर के नीचे नहाते हुए वही पानी पी लेती हूँ। बारिश के पानी जैसा ही फील आता है। छी छी छी, राम राम, कितनी गंदी है बहू तू। अगर तूने बारिश का पानी पी लिया हो तब मेरे साथ नीचे चल ले, मेरा बेटा ये बताएगा तुझे आकर। इतना कहकर शीतल आलोक और बरखा के साथ नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद विपिन भीगा हुआ ऑफिस से घर आता है। वो ठंड से कांप रहा था और उसे देखकर शीतल कहती है, जब बारिश आ रही थी तो बस से भीग कर क्यों आया? किसी कैब से आ जाता। या बता दे, तुझे भी इस नाच पीटी की तरह बारिश का पानी पीने की आदत तो नहीं है ना? क्या माँ, आप भी? एक तो मैं भीग कर आया हूँ और आप हो कि मजाक कर रही हो। अरे यार, कौन पागल आदमी बारिश का पानी पीता है? पीता नहीं, पीती। तेरी बीबी और मेरी बहू पीती है। यकीन नहीं तो पूछ ले इससे। शीतल की बात पर बरखा मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा करती है और ये सुनकर विपिन चुप्पी साध लेता है और कमरे में निकल जाता है। कपड़े बदलकर जब वो आता है तो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और जहाँ सब खाते हुए नॉर्मल फिल्टर का पानी पी रहे थे कि तभी शीतल अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है, देख बरखा, हम तो फिल्टर पानी पी रहे हैं, अभी तू अपना नेचुरल फिल्टर पानी ले आ और पी ले उसे। माँ जी हाँ, मुझे पता है, मैं पहले से ही अपने ग्लास में बारिश का पानी भर कर बैठी हूँ। माँ जी, आपको पता है, पहले के जमाने के लोग ऐसे ही बारिश का पानी पिया करते थे और अच्छे से जीते थे। और कुओं में भी तो बारिश का पानी जाता है ना, गाँव वाले भी तो उसे ही पीते हैं। सच में बरखा, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरे ये बारिश का पानी कौन पीता है? सब बैठकर खाना खाते हैं और बरखा को सुना ही रहे थे कि तभी फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और शीतल भी इस बार हर सास की तरह कोई मौका नहीं छोड़ती और अपनी बहू को फिर से ताना कसती है, जा 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 भर ले, तेरे पीने का पानी आ रहा है बहू। शीतल की बात सुनकर बरखा सच में बर्तन उठाए पानी भरने के लिए भाग जाती है। दिन बीतते हैं, बरखा को बारिश का पानी पीने से उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ये देखकर उसके ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं क्योंकि वो उससे प्यार जो करते थे। शीतल, आलोक और विपिन जल्द से जल्द डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं और डॉक्टर बरखा को चेक करके बोलता है, जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जरूर कुछ गलत खा पी लिया होगा जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। खाया नहीं डॉक्टर, पिया। अरे बारिश का पानी पिया। दरअसल मेरी बहू को बारिश का पानी पीने की बहुत गंदी आदत है। अरे इसको लगता है वो नेचुरल वाटर है और अच्छा है सेहत के लिए। बताओ जरा आप ही। देखिए डॉक्टर साहब, मैं और मेरा बेटा तो इसको समझा समझा कर थक गया है। आप ही कुछ बोल दीजिए, क्या पता आपकी बात ही इसके भेजे में घुस जाए। क्या ये सच बोल रहे हैं? अरे बरखा जी, आपको बारिश का पानी पीने की आदत है? हाँ डॉक्टर, मुझे ना बारिश का पानी ना अच्छा लगता है।
वही पीती हूँ और रोज बारिश नहीं आती इसलिए भर कर रख लेती हूँ ताकि अगली बारिश तक पीती रहूँ। देखिए बरखा जी, वो जमाना अब चला गया। लोग बारिश का पानी भरकर रखते थे और पिया करते थे। आजकल इस इन्वायरमेंट में इतना प्रदूषण है कि बारिश का पानी पीने लायक होता ही नहीं। और तो और नॉर्मल पानी भी पीने लायक नहीं बचा, तभी तो लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। देखिए, आप ये सब करके अपनी सेहत से खुद ही खिलवाड़ कर रही हैं। अब डॉक्टर के समझाने पर तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं, या और बारिश का पानी ला कर दूं पीने के लिए? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कर लेंगे। नहीं, मुझे समझ आ गया है कि बारिश का पानी पीने के लिए नहीं होता और मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। मैंने आप सबको परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब से ये गलती नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। अच्छी बात है बहू जो तू बीमार पड़ गई। अगर तू बीमार नहीं पड़ती ना तो डॉक्टर नहीं आता, और डॉक्टर नहीं आता तो तुझे ये सब बातें समझ में भी नहीं आती। तू ऐसे ही बारिश का गंदा पानी पीती रह जाती और हो सकता है तुझको कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाती तो तू क्या करती? शुक्रिया डॉक्टर, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं बारिश में बस नहाया ही करूँगी और उसका पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। और इस तरह से डॉक्टर के समझाने पर बरखा को अच्छे से ये बात अपनी बुद्धि में समझ में आती है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता और वो बारिश का पानी पीना हमेशा के लिए त्याग देती है और नॉर्मल पानी या फिल्टर का पानी पीने लगती है, जिससे उसकी सेहत में सुधार होता है और उसकी सास शीतल को भी चैन की सांस आती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब शीतल अपनी बहू का पीछा करती है तो देखती है कि बरखा एक मटकी को लेकर किसी रास्ते से जा रही थी। शीतल उसका पीछा करती है तो पाती है कि उसने अभी भी बारिश का पानी पीना तो छोड़ दिया था, लेकिन अब उसने बरमे का पानी पीना शुरू कर दिया था। लेकिन अब शीतल समझ जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है और शीतल ये सोचकर खुश थी कि आखिर उसकी बारिश का पानी पीने वाली बहू ने बारिश का पानी पीना तो छोड़ा। वैशाली बहुत पढ़ी हुई थी और समझदार भी थी, लेकिन उसे हमेशा लड़कों की तरह रहना पसंद था। वो सूट सलवार नहीं बल्कि लड़कों की तरह जीन्स, टी शर्ट और शर्ट डालती। इसीलिए उसने अपनी माँ से छुपकर मेडिकल साइंस की मदद से अपना ऑपरेशन करवाकर लड़कों की तरह जीवन भी अब हासिल कर लिया था। बस अब बाकी था कि अपनी माँ को वो सच्चाई बताए कि वो हमेशा ही लड़कों की तरह रहना चाहती थी, कपड़े भी पहनती थी और बातें भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ को पूरी सच्चाई अच्छे से नहीं पता थी। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी लड़कों की तरह कटिंग करवा रखे थे, लेकिन ये सारी बातें अपनी माँ से छुपाई थी। ऐसे ही एक दिन वैशाली की माँ उससे बोलती है, अरे ओ वैशाली, कहाँ मर गई? इधर आ, सुनना। यही तो हूँ माँ, आ गया। बोलो क्या काम है आपको मुझसे? ये आ गया क्या लगा रखा है तूने? आ गई है तू, समझी? आप बोल क्या रही हो, बोलोगी? जरा ना कल ढंग के कपड़े पहन लियो, वो कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कुछ सुनना नहीं है मुझे अब। मेरी शादी की क्यों पड़ी है आपको इतनी जल्दी? अभी कोई उम्र थोड़ी है मेरी। जितना बोल रही हूँ उतना कर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जहर देकर मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगी और मेरी अर्थी पर भी कोई रोने वाला नहीं होगा। इसलिए कल तू तैयार हो जाइयो लड़कियों की तरह, वरना तो सोच लियो कल तेरा और मेरा आखिरी ही दिन है। अपनी माँ की बातें सुनकर वैशाली कुछ नहीं कह पाती और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार जो करती थी। अगले दिन अतुल नाम का लड़का अपनी माँ कमलजीत कौर के साथ वैशाली को देखने उसके घर आता है। वैशाली नकली विग लगाकर सबको चाय परोसती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का करते हैं। अतुल को वैशाली बहुत पसंद आती है। कुछ वक्त बाद वैशाली और अतुल की शादी होती है। शादी के बाद वैशाली अपने छोटे बालों को छुपाने के लिए हमेशा विग में रहती और अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारियां भी संभाल लेती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वैशाली के पास आती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना। कहाँ है? अपनी सास की आवाज को सुनकर वैशाली उसके कमरे में जाती है और उसे देखकर उसकी सास बोल पड़ती है, अरे बहू, ये सब क्या पहना हुआ है? ना सर पर पल्ला है, ना हाथ में चूड़ियाँ है, ना पैरों में पायल है। क्या बनी हुई है तू? मैं हमेशा से ऐसा ही रहता आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। इसमें दिक्कत क्या है? क्या? फिर से बोल, क्या बोली? रहूंगा? पसंद ही है मुझे ऐसे रहना, क्या कर सकती हूँ, हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। मैं ये भारी भारी साड़ियाँ पहनकर काम नहीं कर सकता और इसलिए मुझसे नहीं होगा ये सब।
देख बहू, तुझे साड़ी नहीं पहननी तो मत पहन, लेकिन सूट तो पहन ले, ऐसे मत घुमा कर। देख तू इस घर की बहू है, लड़की की तरह मत रहा कर। कमलजीत की बात सुनकर वैशाली सर हिलाकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके सबसे पहले अपनी सर से विग को हटाती है और अपने बॉयकट बालों में शीशे के सामने खड़ी होकर बोलने लगती है। ये लोग पागल है क्या? लोग समझते क्यों नहीं है कि मैं इनके जैसा हूँ ही नहीं। पता नहीं समझ क्या रखा है मुझे। ये सूट कमीज मेरे बस की बात नहीं है। अब उस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हे भगवान, माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा तो दी है, लेकिन आगे क्या करूँगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। बस मन तो यही करता है कि सबको चीख चीख के बता दूं कि मैं हूँ क्या, जो वो लोग मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। इतना कहकर वैशाली वापस से अपनी विग पहनती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। अपने घर के सारे काम निपटा लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। वैशाली किसी तरीके से अपनी सच्चाई छुपाकर एक अच्छी बहू बन रही थी। एक रात जब वैशाली अतुल यानी कि अपने पति के साथ कमरे में बैठी थी, तो अतुल उससे रोमांटिक होकर कहता है, वैशाली, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है। वो क्या है ना, घर की जिम्मेदारियों के बीच तुम्हें समझने का और तुम्हें समझाने का समय ही नहीं मिला मुझे। हाँ बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? पर वैशाली, आज की रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा और तुम्हें बहुत प्यार भी करूंगा। आप थक गए होंगे, मैं दूध लेकर आती हूँ अभी। नहीं वैशाली, मुझे बस आज तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या बदतमीजी है, दूर हटो, हमेशा चिपकते ही रहते हो। मतलब दूर रहिए, मैं अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप भी थोड़ा समझिए। इतना कहकर वैशाली अपनी जान बचाकर जल्दी से चादर तानकर सो जाती है। पर अतुल को उसका ये बर्ताव कुछ खटकने से लगता है। बीती रात के बाद से अतुल वैशाली को शक भरी निगाहों से देखने लगता है। वो जब भी वैशाली के पास जाता, वैशाली बहाना या गुस्सा करके उसे खुद से दूर कर देती। अब अतुल को लगने लगा था कि वैशाली का चक्कर चल रहा है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर सभी लोग सो रहे थे, तभी आधी रात को अतुल की आंख खुलती है और वो देखता है कि वैशाली उसके पास थी ही नहीं। वो उसे इधर उधर देखने लगता है और दबे पांव हॉल में आता है। वो देखता है तो वैशाली लड़कों की तरह कपड़े पहने, हाथ में सिगरेट को थामी, आराम से सोफे पर पैर पसार कर बैठी सुट्टा मार रही थी। और उस समय तो उसके सर पर उसकी नकली विग भी नहीं थी। तभी वो खुद से बोलती है, ये रोज रोज की झंझट तो अब मुझसे सही नहीं जाती। मन करता है भाग जाऊं कहीं। किसी को कह भी तो नहीं सकता कि मैं क्या हूँ और क्या चाहता हूँ। ये लोग तो बेकार की ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं मुझसे, जानते भी नहीं कि मैं लड़का हूँ। शुक्र है इस वक्त मुझे कोई सुन नहीं रहा। वैसे ये विग लगाकर तो मेरे बालों में ना खुजली होने लग गई है। वैशाली का ये रूप देखकर, उसकी बातें सुनकर अतुल के होश उड़ जाते हैं कि जिससे वो अब तक प्यार कर रहा था वो तो लड़की थी ही नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और पूरी रात इस बारे में सोचता है। वैशाली की सच्चाई को सबके सामने लाने का वो फैसला कर लेता है। कुछ देर बाद वैशाली उसके पास आकर सो जाती है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं और एक दिन कमलजीत वैशाली से कहती है, बहू तू मुझे बस पोते पोती का मुंह दिखा दे, फिर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरी बहू बहुत गुणी है, मैं बहुत खुश हूँ तेरी जैसी बहू मिली मुझे। हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। अब हमें फैमिली प्लानिंग कर ही लेनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जुड़वा बच्चे हों। अरे क्या हो गया बहू, सांप सूंघ गया क्या? जवाब क्यों नहीं देती? इससे पहले कि वैशाली कुछ जवाब देती, अतुल उसके पास जाता है और फिर अपने हाथ से उसके सर की विग उतार देता है और उसके लड़कों जैसे छोटे बाल देखकर कमलजीत चौंक जाती है और पूछती है, अरे बहू ये क्या हो गया? तेरे बालों को क्या हो गया? ये इतने छोटे कैसे हो गए हैं? टेंशन के कारण ना मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए थे, इसलिए मुझे कटवाने पड़ गए। ठीक है? अरे बस करो वैशाली, कितना झूठ बोलोगी तुम। अतुल तू ये सब क्या कह रहा है? कौन सा झूठ? अरे माँ, आपकी बहू लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। अरे और आज तक ये हम सबको धोखा देती आई है, या कह दूं कि आया है। ये क्या बकवास करे जा रहा है? जानता भी है तू ये क्या बोल रहा है? अरे बीबी है तेरी ये। मुझे मेरी वैशाली बहू पर पूरा यकीन है। बहू अतुल जो कह रहा है वो झूठ है ना? बोल। कमलजीत की ये बात सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब के सामने अपना सच बता देती है। सच सुनने के बाद उसकी सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अतुल के सर का आसमान तो पहले ही फटा पड़ा था। तभी वैशाली बोलती है,
देखिए, माफ कर दीजिए, मैंने आप सबसे एक बात छुपा कर रखी कि मैं एक लड़का हूँ और मैं आपको पोते और एक पत्नी का सुख नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए बस। ये सब क्या है बहू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने जो ये सब कहा है वो सच है। मेरी बहू तो कितनी गुणी थी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मैं वैशाली नहीं, सनी बनकर रहना चाहता हूँ, खुलकर जीना चाहता हूँ। मेरे शरीर की बनावट भले ही लड़कियों वाली है, पर अंदर से मैं एक लड़का ही हूँ, पूरी तरह हूँ लड़का। और ये जो जिंदगी है ना, इसे जी जी कर थक गया हूँ मैं। ठीक है वैशाली, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं और माँ जी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। जिसके बाद में अतुल वैशाली को डाइवोर्स देकर उसे खुद से जुड़े रिश्ते से आजाद करता है, क्योंकि वैशाली को पूरा हक था कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे और वैसे शुरू करे जैसे वो चाहती है। वैशाली अब अपनी जिंदगी को सनी बनकर जीने के लिए तैयार थी और इस तरह हमारी ट्रांसजेंडर बहू अपनी खुद की पहचान को हासिल करने में कामयाब होती है। लेकिन अब अतुल की जिंदगी तन्हा थी, उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। लेकिन उसने अब वैशाली के घर को बसा दिया था, उसे एक नई जिंदगी देकर।